नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 10th के चैप्टर 3 के पार्ट 4 के वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। हेडिंग है हमारा महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, द इंटर वॉर इकोनॉमी। इस हेडिंग में हमें जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस बात की कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है, किन रीजन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद जो दुनिया है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है और उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर क्या पड़ता है, ये पूरा हम इंट्रोडक्शन में या बैकग्राउंड में जानेंगे। अगला जो हेडिंग हमें डिस्कस करना है वो है युद्धकालीन रूपांतरण, यानी कि युद्ध के दौरान इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आते हैं, सोसाइटी में क्या क्या चेंज आते हैं। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकंड टॉपिक है जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है। थर्ड जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के बाद किस प्रकार के रिफॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमी को सुधारने के लिए किस प्रकार की कोशिश की जाती है। पोस्ट वॉर रिकवरी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फैक्ट्रीज में, उद्योगों में बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है और उसका इस्तेमाल फिर लोगों के लिए किस प्रकार से किया जाता है और कैसे इकोनॉमी को बूस्ट होता है, कैसे इकोनॉमी राइज करती है, ये जानना है। नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट पार्ट में बात करनी है महामंदी के बारे में। महामंदी का मतलब है ऐसी सिचुएशन जहां बहुत ज़्यादा मंदी आ जाए, मतलब कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाएं और मांग बिल्कुल भी ना हो। ग्रेट डिप्रेशन, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे महामंदी के दौर में फंस जाती है और उस महामंदी से दुनिया के देशों पे क्या असर पड़ता है। अगला जो हेडिंग है जो हमें डिस्कस करना है वो है भारत और महामंदी, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, यानी भारत का इस महामंदी पर क्या असर पड़ता है, किस तरह के नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, वो हमें जानना है। अगला जो हेडिंग है वो है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, मूल्यांकन। ये इकोनॉमी का वो फेज, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय है, इस समय में किस प्रकार से इकोनॉमी का पॉजिटिव और नेगेटिव को ओवरऑल इफेक्ट रहता है, वो हमें कंक्लूजन में जानना है। तो शुरू करते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है, परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इस बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया और मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला था, या पूरी दुनिया ने इसका असर महसूस किया था, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हम बात कर चुके हैं कि 20वीं शताब्दी में कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपस में लिंक्ड हो गई थी, जुड़ गई थी, और उसकी वजह से जब एक जगह पे असर हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पर भी महसूस किया जाता था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो दो ग्रुप्स के बीच में होता है, दो गुटों के बीच में है। एक को मित्र राष्ट्र यानी अलाइज कंट्रीज कहते हैं और दूसरी को धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस कंट्रीज कहते हैं, यानी कि सेंट्रल पावर्स कहते हैं। इन दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई होती है। जो अलाइज कंट्रीज है, मित्र राष्ट्र है, उसमें बेसिकली फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, ये सब शामिल हैं। और जो सेंट्रल पावर्स हैं यानी कि एक्सिस पावर है, धुरी राष्ट्र है, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, ये मेन कंट्रीज है। इन दो ग्रुप्स के बीच में वॉर होता है। इस वॉर की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में आ जाती है, बड़े संकट में फंस जाती है। और ऐसा संकट दुनिया ने पहले कभी फेस नहीं किया था, देखा भी नहीं था। और इस संकट से उभरने के लिए लगभग 3 दशक यानी कि 30 साल लग जाते हैं दुनिया को इस संकट से निकलने के लिए। इस दौरान विश्व की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें अव्यवस्था सी फैली रही। लोग बेरोजगारी से और दूसरी परेशानियों से पीड़ित रहे और इसी दौरान या इसी हालातों में आखिरकार एक और विश्व युद्ध दुनिया को झेलना पड़ा,
मतलब पहला विश्व युद्ध है, उसकी मार से दुनिया अभी संभल भी नहीं पाई थी कि दूसरा विश्व युद्ध भी दुनिया को झेलना पड़ा, और उसके जो प्रभाव है वो अलग प्रकार से। सेकंड जो हेडिंग इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि विश्व युद्ध जो हो रहा है, युद्ध के बाद की जो सिचुएशन है उसमें क्या प्रकार की रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या युद्धकालीन क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, युद्ध के समय में किस किस प्रकार से बदलाव आते हैं वो जानना है। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 में शुरू होता है, अगस्त 14 में ये स्टार्ट होता है, और अधिकतर कंट्रीज जो उस समय युद्ध में शामिल थी, अधिकतर सरकारों को लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिसमस तक यानी कि दिसंबर तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी कि सभी को ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा, इसलिए अधिकतर देर इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसको खत्म होने में 4 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है। ये ऐसा युद्ध था जैसा इससे पहले का युद्ध कभी भी दुनिया ने नहीं देखा था, इतना भयानक युद्ध था। इससे पहले युद्ध हुए हैं लेकिन उसके जो प्रभाव है वो इस प्रकार के नहीं है जैसा इस युद्ध में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो इतने खतरनाक रहते हैं कि इसके बारे में हम पहले कभी सुना भी नहीं होगा। जैसे कि ये फर्स्ट औद्योगिक युद्ध था, मतलब औद्योगिकरण के बाद ये पहला युद्ध था। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, जब बड़े स्तर पे उद्योग लगाए जाते हैं, बड़े लेवल पे मशीनों से सामान तैयार करके दुनिया में बेचा जाता है। इस युद्ध में मशीन गनों का, टैंकों का, हवाई जहाज़ों का और केमिकल जो वेपन्स हैं, रासायनिक हथियार है, उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। कहने का मतलब इससे पहले के जो वॉर हुए हैं उनमें इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता था। ये एक फैक्ट्री है युद्ध के, देखो इसे बता रखा है कि प्रथम युद्ध के दौरान एक हथियार बनाने की फैक्ट्री है और इसमें काम करते हुए ये लोग मजदूर हैं। इनको आप देख सकते हो कि ये एक प्रकार से देखिए बॉम्ब्स हैं, बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं और इसमें ये काम करने वाले वर्कर्स हैं जो इसमें शामिल हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो एक पिक्चर की बात है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में किस हिसाब से वेपन्स बनाए जा रहे थे। जहाँ तक इसमें लोगों के नुकसान की बात है तो 90 लाख से ज़्यादा लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं। राउंडली यानी कह सकता हूँ लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग इसमें मारे गए हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल हो गए। और जो मरने वाले हैं उसमें अधिकतर कामकाजी उम्र के हैं, यानी कि यंग लोग थे। और उसकी वजह से क्या होता है, एक तो आगे जो काम करने वाले लायक जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है, और दूसरा चूँकि काम करने वाले लोग की डेथ ज़्यादा हो जाती है, इससे परिवारों का काम करने वाले लोग नहीं रह पाते हैं और इसलिए उनकी इनकम घट जाती है। एक और बदलाव इस युद्ध के दौरान देखने को मिलता है कि पहले महिलाएं हैं अधिकतर घरों तक सीमित होती थी, घरेलू काम करती थी, लेकिन अब चूंकि जो सेना है या सैनिक हैं वो तो युद्धों में चले गए युद्ध लड़ने के लिए, और बाकी सभी चीज़ों की, चाहे वो बाजार की हो चाहे वो उद्योगों की हो, ये सारी जिम्मेवारियां अब महिलाओं पे आ गई हैं, इसलिए उनको घरों से बाहर आना पड़ा। और युद्ध के कारण जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में हम ऊपर बात किए हैं, इन सभी के इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे वो सब क्रैश हो गए, टूट गए। अब कोई किसी से लेन देन नहीं कर रहा है और सब एक दूसरे से बदला लेने के लिए बेचैन है, उतारू है। इस युद्ध में एक और बदलाव जो होता है वो है अमेरिका का। इससे पहले अमेरिका एक कर्जदार देश था, यानी कि दुनिया का कर्ज लेने वाला देश था, लेकिन इस युद्ध के बाद वो एक कर्जदाता बन गया। इसका कारण ये है कि अमेरिका ने सीधे तौर पे इस युद्ध में भाग नहीं लिया और उसने बड़े लेवल पे खेती को यानी गेहूं को उगाने पे फोकस किया गया, बड़े लेवल पे हथियार बनाए और उन हथियारों को बाकी यूरोप के देशों में बेचा और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और उसकी कंडीशन बिल्कुल बदल गई। अब अमेरिका पूरी दुनिया को कर्ज देने वाला देश बन गया। नेक्स्ट हेडिंग जो हमें इसमें डिस्कस करना वो है युद्धों के बाद, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार के रिफॉर्म्स किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं, इकोनॉमी जो डैमेज हो जाती है कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पोस्ट वॉर रिकवरी कैसे की जाती है। तो युद्ध के बाद है आर्थिक स्थिति है उसको पटरी पे लाने की कोशिश की जाती है, हालांकि रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित होता है। क्यों?
क्योंकि युद्ध से पहले जो इंग्लैंड है, दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। जितने भी अलाइज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा है वो इंग्लैंड का लगा था, और उस संकट से उभरने के लिए इंग्लैंड को अमेरिका से बड़ी मात्रा में कर्जे लेने पड़ते हैं। यानी कि जो सुपर पावर की बात है, अमेरिका की सुपर पावर बनने से पहले एक प्रकार की दुनिया की जो सुपर पावर है वो इंग्लैंड था, और इवन अमेरिका भी एक समय में अंग्रेज़ों का या इंग्लैंड का ही गुलाम था। लेकिन इस वर्ल्ड वार ने इंग्लैंड की जो स्थिति है काफ़ी कमज़ोर कर दी है, उसे अमेरिका से कर्ज लेने पे मजबूर होना पड़ा, और साथ ही साथ जापान और भारत जैसे देश थे जो युद्ध के दौरान जहाँ पे उद्योग विकसित हो रहे थे, उनके उद्योगों का भी इंग्लैंड को मुकाबला करना पड़ा पूरी दुनिया में। यानी कि एक तरफ तो उसको अमेरिका का कर्जदार बनना पड़ा, और दूसरी जगह में दुनिया की जो मार्केट है उसमें से उसका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। किसके साथ? जापान, भारत, इस तरह के दूसरे देशों के साथ। अब युद्ध के समय तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, रोज़गार भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ डिमांड कम हो गई। अब ना युद्ध के लिए सामान बनाया जा रहा है ना किसी और चीज़ के लिए। अब इसकी वजह से इसका असर क्या पड़ता है कि लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के पास कोई काम नहीं रहा, और युद्ध खत्म होने के बाद बेरोज़गारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, और हर 5 में से 1 आदमी यानी कि लगभग 20% लोग बिल्कुल बेरोज़गार थे, जिनके पास किसी प्रकार का काम नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी हालात में लोगों में बेचैनी बढ़ गई, और लोग मतलब अनिश्चित से हो गई थी, पता नहीं क्या होगा, कब नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे अभी कोरोना की हालत है, अभी किसी को भी क्लियर नहीं है कि कब ख़त्म होगा, इकोनॉमी कैसे कंट्रोल होगी, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कैसे स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। सेम यही हालत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की हो गई थी रोज़गार को लेकर के ना। अगला है कि बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, खेती पर आधारित थी, वो भी बुरी तरह संकट में फंस गई। क्यों? क्योंकि जब युद्ध हो रहा था उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी गेहूं की, और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में बड़े लेवल पे गेहूं का उत्पादन किया गया। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ तो इन देशों में तो उत्पादन हो ही रहा था, साथ में यूरोप में भी उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन इतने ज़्यादा बढ़ गया कि डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने की वजह से इनकी कीमतें गिर गई, और कीमतें गिरने की वजह से किसान कर्ज में फंस गए। क्यों? क्योंकि किसान कर्जा लेकर के ना फसल उगा रहे थे, और इन फसलों की कीमत गिरने की वजह से उनका कर्ज नहीं चुकाया गया, और अल्टीमेटली उनकी बहुत सी चीज़ें वो सब कुछ नीलाम हो गई, और किसान बिल्कुल बर्बाद हो गए। अगला ये तो था खेती का और इस तरह का। अब प्रोडक्शन की देखते हैं, खेत उत्पादन की, फैक्ट्रीज़ की क्या कंडीशन है वो देखने की कोशिश करते हैं। बड़े लेवल पे यानी कि बड़े स्तर पे फैक्ट्रीज़ में उत्पादन इसमें बढ़ाया गया, विशेष करके अमेरिका में, और जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा उसी हिसाब से कंजप्शन भी चीज़ों का बढ़ता चला गया। एक एग्जांपल से हम इसमें अमेरिका के एग्जांपल देखते हैं कि कार उत्पादन की एक बड़ी कंपनी है जो फोर्ड कंपनी, उसके मालिक हैं हेनरी फोर्ड। उसने कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से चेंज किए गए। पहले तो मशीनों के अलग अलग पुर्जों को अलग अलग जगह पे जोड़ा जाता था, उसने अपने टेक्निक में चेंज करके ना सभी को एक प्रकार इस तरह की सीट डेवलप कर दी, जिसमें सारे प्रकार के जो पोर्शन है उनको एक साथ काम करने का मौका मिला, और काम का उत्पादन बढ़ गया। इससे काम बहुत ज़्यादा करने लगा तो लोग विरोध करने लगे, तो श्रमिकों का वेतन बढ़ा करके ना हेनरी फोर्ड ने लोगों को शांत कर दिया और अपना प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा लिया। उदाहरण के लिए 1919 में जो कारों का उत्पादन है वो लगभग 20 लाख था, और 1929 में यानी कि 10 साल में ही वो बढ़ करके ना 50 लाख कार प्रति वर्ष हो गया। अब चूंकि लोगों के पास फैक्ट्रीज़ में काम करने से या उद्योगों में काम करने की वजह से थोड़ा इनकम आ गई थी, और इनकम आने की वजह से कुछ लोगों ने कर्जे लेकर के ना या किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में जो घरेलू सामान है जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, ग्रामोफोन प्लेयर है, इसके अलावा
घर बनाने या दूसरी चीज़ें हैं, इनके में भी बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी। यानी कि लोगों ने एक प्रकार से कर्ज लेकर के ना और जीवन से ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको जुटाना आरंभ कर दिया। और अमेरिका ने चूंकि उसके पास पैसा था तो इसलिए यूरोप के सभी देशों को उसने कर्ज दे दिया था और लोग कर्ज के आधार पर जिंदगी जी रहे थे। एक प्रकार से अमेरिकी कर्ज पर यूरोपियन इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी के आधार पर ही यूरोपियन इकोनॉमी चल रही है। ये फैक्ट्री की जिसकी हम बात कर रहे हैं हेनरी फोर्ड की है। शुरुआत में ये जो कारें हैं ये टी शेप में बनती थी, ये सारी की सारी कारें हैं, इसको आप देख सकते हैं। और इस तरह की जो आगे ये फैक्ट्री है इसमें 30 स्टाइल गाड़ियाँ हैं। कहने का मतलब क्या है कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया और उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। अब आगे एक तरफ ऐसा लग रहा था कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संकट आया था वो एक प्रकार से ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ये संकट एक और दूसरे बड़े संकट में फंसता हुआ दिख रहा है। 1929 तक आते आते 1929 तक आते आते दुनिया है वो बहुत एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गई, जिसको महामंदी का नाम दिया गया है। महामंदी का मतलब क्या है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा गिर गई कि डिमांड कोई देखने वाला ही नहीं है। दुनिया के अधिकतर हिस्सों में जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, उत्पादन था या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, इनकम है और व्यापार, हर जगह डिक्लाइन देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि क्यों अचानक ऐसा अभी हमें लग रहा है कि हेनरी फोर्ड है बड़े लेवल पे कार बना रहा है और ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये मंदी का दौर हमें देखने को मिलता है। तो महामंदी जो आती है इसके बहुत से कारण हैं। फॉर एग्जांपल पहला कारण है कि कृषि में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम हो गई और डिमांड जैसे ही कम होती चलेगी तो चीज़ों के रेट गिर गए और कीमतें गिरने की वजह से फिर अब किसान हैं वो बर्बाद होते चलेंगे और कीमतें, किसानों की इनकम कम होगी तो किसान अब कुछ भी खरीदने की हालत में नहीं थे। जब प्राथमिक क्रियाएं कोलैप्स हो जाती हैं तो उसका असर सेकेंडरी और टर्सरी यानी द्वितीयक और तृतीयक यानी उद्योगों पे और फिर टर्सरी सेक्टर पे यानी तीसरे क्षेत्र सर्विस क्षेत्र पर भी असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से देशों ने जो अमेरिका से कर्ज लेकर के ना खेती बाड़ी कर रहे थे, उनकी देशों की जो एग्रीकल्चर है वो फ्लॉप हो गया और एग्रीकल्चर फ्लॉप हो गया तो फिर इंडस्ट्री और बाकी दूसरी चीज़ें भी इफेक्टेड हो गई। बैंकों से लोगों ने कर्ज लिया था, लेकिन जैसे ही कीमतें गिरी और लोग बैंकों का पैसा नहीं चुकाना पाए तो बैंकों ने लोगों को आगे से कर्ज देना बंद कर दिया और जो पहले से कर्ज दे रखा था उसकी रिकवरी यानी कि वसूली तेज कर दी। क्योंकि लोगों के पास पहले से पैसा नहीं है इसलिए वो लोग समय पे पैसा चुका नहीं पाए। जिन लोगों ने बैंकों से पैसे ले रखे थे वो समय पे पैसा नहीं चुका पाए, उसकी वजह से बैंक भी कोलैप्स हो गए, धाराशायी हो गए, बैंक भी बर्बाद हो गए। 1929 से जब मंदी शुरू होती है 1933 तक यानी कि 4 सालों के अंदर अंदर 4000 बैंक दिवालिया हो गए, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गए और लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। कहने का मतलब जो युद्ध के बाद 10 साल के टाइम पीरियड के दौरान ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया की इकोनॉमी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो संकट है उससे उभर रही है, लेकिन इससे बड़ा संकट आया और दुनिया की इकोनॉमी उससे कोलैप्स होगी क्योंकि सब कुछ अमेरिका पे डिपेंड था। अमेरिका में डिमांड कम होते ही अमेरिका ने दूसरे देशों से कर्ज देना बंद कर दिया और अपना कर्जा मांगना शुरू कर दिया और इस क्योंकि पूरे यूरोप पहले ही अमेरिका के कर्जे पे है, वो अपना काम ही नहीं चला पा रहा था तो कर्जा कहाँ से देगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया एक के बाद एक सारी इकोनॉमी कोलैप्स होती चलेगी। अब लास्ट पॉइंट में हमें देखना है कि भारत पे इसका क्या असर पड़ता है इस मंदी का। चूँकि भारत हम पहले देख चुके हैं कि इंग्लैंड ने भारत की हालत पहले से ही ख़राब कर रखी थी। जो भारत पहले कभी चीज़ों का निर्यात करता था उसकी जगह इंग्लैंड ने क्या कर दिया कि यहाँ पे कृषि उत्पादकों का ज़्यादा लेवल पे उत्पादन करवाया गया और उसी का निर्यात किया गया। यानी कि भारत से केवल कच्चा माल बनाना है, जैसे फसल उगानी है और उसको इंग्लैंड या दूसरे देशों में भेजना है और वहाँ से जो सामान बन के आता है उसका फिर वो लोग आयात करते हैं। क्योंकि हर जगह फसलों की कीमतें गिर गई हैं, जैसे भारत में
गेहूं की जो कीमत है 50% और पटसन यानी जूट की कीमत है वो 60% गिर गई। कहने का मतलब है कि लोगों ने जो कर्ज लेकर के उत्पादन किया था वो सब बर्बाद हो गया। और एग्रीकल्चर बर्बाद होते ही सब लोग जानते हैं कि सब कुछ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर बर्बाद होते ही फिर इंडस्ट्रीज़ और दूसरा एरियाज भी हालत ख़राब हो गया। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है उसमें दिक्कतें गांव की तुलना में कम थी, क्योंकि शहरों में जो जिसके पास फिक्स इनकम थी वो उससे उनका काम चलता रहा, और ग्रामीण क्षेत्र वाली हालत यहाँ पे देखने को मिली। ये अमेरिका में एक महिला की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे इस महिला के फेस से लग रहा है, इनके वस्त्र से, और ये जो सामान बच्चे वगैरह है इनकी हालत देख सकते हैं कि किस तरह गरीबी या जो महामंदी उस दौरान किस हिसाब से बुरा हाल हो जाता है। ये एक और है पिक्चर, इससे मजदूर हैं वो बेरोजगारी के लिए या बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, और इससे भी आप दुनिया की स्थिति देख सकते हैं कि बेरोजगारी की क्या हालत है दुनिया में, वो हम जान सकते हैं। तो ये था एक प्रकार से हमारा टॉपिक कि 2 विश्व युद्ध होते हैं, इनके बीच में दुनिया की इकोनॉमी किस प्रकार से अप डाउन करती है और अल्टीमेटली क्या असर पड़ता है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें